हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। माई सेल्फ जी शाहान, फिजिक्स फैकल्टी। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मेन फार्मूला हमारा था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और उसी फार्मूले पर बेसिक न्यूमेरिकल है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के सभी कॉर्नर पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, स्मॉल प्लस क्यू चार्ज। और इसमें कितनी वैरायटी के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। पहला तो एक बेसिक सा न्यूमेरिकल, ठीक है, कि सेंटर पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सेंटर का पोटेंशियल, ठीक है। इस क्यूब के सेंटर का पोटेंशियल, ये पॉइंट हमने मान लिया सेंटर का ओ है, तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है। तो आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना और फिर आप आंसर मैच करना है इसका, ठीक है। सेंटर का पोटेंशियल हमारा बनेगा के क्यू बाई में ये जो चार्ज है सेंटर से कितना डिस्टेंस पर होगा भाई, a√3। ये तो इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर के बीच का गैप हो गया, ठीक है, ये और ये होगा हमारा a√3। और ठीक है, बीच का पॉइंट है, फाइनली क्या बन जाएगा, a√3/2 बाई का 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। अच्छा, ये जो पोटेंशियल है एक चार्ज का, इससे कितने चार्ज टोटल 8 है, तो 8 से गुणा कर लो। फाइनली पोटेंशियल एट ओ कितना बन गया भाई, 16 kq/a√3। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका कैलकुलेशन ये बन जाएगा। अब इसमें अब यही तो कंपटीशन होता है कि आपने ये सीखा, बट उसने क्या किया, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया। क्वेश्चन में चेंज क्या किया उसने बोला कि सेंटर पर एक कैपिटल क्यू चार्ज हमारे पास, ठीक है, इस क्यू चार्ज को सेंटर से इनफाइनाइट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन मूविंग चार्ज कैपिटल क्यू फ्रॉम सेंटर टू इनफाइनाइट। तो आप क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ओ टू इनफाइनाइट, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब याद करो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या था, इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना, उस पॉइंट तक हमें इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है। चार्ज हमें सेंटर पे, ये जो सेंटर वाला चार्ज था, इसको हमें यहाँ से इनफाइनाइट पे लेके जाना है। तो पहले क्या था कि यहाँ का पोटेंशियल, अब जो आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट, पोटेंशियल ऑफ क्यूब, जो पोटेंशियल क्यूब का बन रहा सेंटर पे, इसके इन सभी चार्ज का मिला करके वो कैसे कैलकुलेट किया होगा आपने। तो आपने ये पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया, फ्रॉम दिस इनिशियल रेफरेंस पॉइंट। मतलब यहाँ का इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा, 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बैठ करके यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो गारंटीड यहाँ का पोटेंशियल इतना ही आएगा। एक्चुअल में हमारे पास पोटेंशियल कैलकुलेशन होता ही नहीं, किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, ये डिफरेंस हो गया। इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना माना जाएगा, हमेशा 0। तो आप यहाँ पे लिख लो इस चीज़ को, वी इनफाइनाइट 0। अब जिस चार्ज को लेके जाना आपको, उसको सिंपल सा लिखना है, ठीक है। तरीका क्या था कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ओ टू इनफाइनाइट, मतलब जिसको लेके जाना है उसको लिखो, और जहाँ पे लेके जाना है वहाँ का पोटेंशियल पहले लिखना है। मतलब कहाँ पे जाना आपको, इनफाइनाइट। और कहाँ से आ रहे थे भाई, पॉइंट ओ से। तो जहाँ से आएंगे वहाँ का पोटेंशियल बाद में, और जहाँ पर लेके जाएंगे वहाँ का पोटेंशियल पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये चीज़ कितना हो जाएगी, 0। तो WO इनफाइनाइट ये कितना होगा भाई, Q इंटू माइनस ऑफ दिस पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल यहाँ पे लिख लो, तो माइनस का KQ बाई a√3 और इंटू क्या भाई, 16। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, WO इनफाइनाइट माइनस K कैपिटल Q स्मॉल Q बाई a√3 और यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई कर लो।
ये जो वर्क हुआ कैसा है, नेचर वाइज निगेटिव। निगेटिव क्यों बना है उसका भी एक लॉजिक है। वैसे आप इसको इतने से ही मतलब ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओ, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना है कि निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है, ठीक है, वो आपसे नहीं पूछेगी। लेकिन आपको फिजिक्स सीखना तो आपको हर एक वर्ड जो लिखा जाता है ना उसका मतलब समझना है कि निगेटिव साइन यहाँ पर क्यों आया, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली समझो, ये प्लस है और बाकी जो कॉर्नर वाली चार्ज ये सब कैसे हैं, प्लस हैं। अभी सेंटर पर क्या है, रेस्ट पर है, चूँकि एफ नेट कितना होगा इस पर 0। अगर इसको ज़रा सा हल्का सा मान लो 0.1 मिलीमीटर भी आप इसको हल्का सा विस्थापित कर दो, डिस्प्लेस कर दो, तो इस पर एफ नेट 0 नहीं होगा। और एक बार अगर ये सेंटर से आगे खिसकना शुरू कर दिया तो गारंटीड ये फिर कभी रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे चार्ज क्या करेंगे, उसको मिल करके बाहर फेंकते चले जाएंगे। कुल मिला के ये यहाँ से अगर हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया जाए ना तो गारंटीड ये फिर बाकी जो चार्ज यहाँ पर सिस्टम में बैठे थे ना, ये सब मिलकर इसको कहाँ तक फेंक देंगे भाई, इनफाइनाइट तक। मतलब ये खुद सेंटर से इनफाइनाइट तक जा सकता, तो हमें लेके क्यों जाना पड़ा। चार्ज यहाँ पे क्या था, रेस्ट पर, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना 0, और आप चार्ज को यहाँ पे ले जाके सिर्फ रख रहे हैं, मतलब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई, 0 है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। वर्क हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना होना, ये मतलब बड़ी अचंभे वाली बात होगी भाई। वर्क तो हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये तो वही बात होगी ना कि आप मान लो कहीं पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो काम के बदले पैसा तो आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई काम सोचो जहाँ पर आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपके खाते का पैसा नहीं बढ़ रहा। मतलब क्या निकल रहा कि आप शायद जितना दिन भर में कमा रहे हैं ना, वो सारा पैसा दिन भर में खर्च कर दे रहे हो। मतलब कमाई प्लस में और खर्चा माइनस में, टोटल कितना, सेविंग 0। ये तभी पॉसिबल है कि हमने जो वर्क किया है कैसा, वो निगेटिव, तो गारंटेड यहाँ पर कोई और बैठा होगा जो कैसा वर्क किया होगा, पॉजिटिव। तो मेरा वर्क और जो पहले से यहाँ पर बैठा है हिडन फोर्स, जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका वर्क पॉजिटिव, मेरा वर्क निगेटिव। टोटल कितना हो गया, 0। अब टोटल वर्क 0 है तो हम जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है भाई, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना होना मतलब कि दो तरह के यहाँ पर वर्क होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अगर मैंने मतलब कि जो मैं अपने आप को मान सकता हूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स तुम पहले जानते क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा, कंजर्वेटिव, इसने कैसा वर्क किया होगा, पॉजिटिव, तो मेरा वर्क कैसा बनेगा, नेगेटिव। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। मतलब जो मेरा वर्क है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, वो नेगेटिव टाइम्स होगा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स आप इस चीज़ को नोट कर लो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर वर्क पॉजिटिव हुआ तो मेरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर मेरा नेगेटिव वर्क हुआ तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन अपोजिट है ना। तो एक तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था सेंटर का पोटेंशियल, दूसरा इसमें ये पूछ सकता है कि सेंटर पर हमारे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज था, इसको हमें कहाँ पर लेके जाना है, इनफाइनाइट पे। इसको ऐसा नहीं कि मतलब हल्का सा तुमने खिसका दिया और ये अपने आप दौड़ते हुए जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना है और आराम आराम इसको कहाँ पर लेके जाना है, इनफाइनाइट पे, ठीक है। और आराम शब्द का मतलब क्या ना कि हम जो है ना इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रोकें। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन हो गए एक। अब इसमें ही और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन की लिमिटेशन नहीं है, बस क्या है ना कि आपको खुद अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना है कि इसमें और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसी में हम एक क्वेश्चन और बना रहे हैं। ये मान लो क्यूब है, इस क्यूब के सभी कॉर्नर पर चार्ज यहाँ पर मान लो प्लस क्यू ऐसे यहाँ पे सभी कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज बैठा दिए गए, ठीक है। और इसके सेंटर पर क्या है हमारे पास, एक माइनस क्यू चार्ज। अब क्वेश्चन अगर हम यही दोबारा रिपीट करें कि प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है,
तो ये वर्क करना पड़ा नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया, तो अब ये वाला वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर मेरा वर्क पॉजिटिव है तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क होगा कैसा हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे थोड़ा चेंज किया क्वेश्चन में कि जो माइनस क्यू चार्ज है इसका जो मास है ना हमने मान लिया m है। ठीक है, इस माइनस क्यू चार्ज को कम से कम कितनी मिनिमम कितनी वेलोसिटी दी जाए ताकि यहाँ से ये हमेशा के लिए इनके सभी के जो कहते हैं ना कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो कि ये सब प्लस और ये माइनस है, तो ये सब मिल करके इसको अपनी ओर खींच रहे होंगे। सेंटर पर विराम स्थान एट रेस्ट है, लेकिन इसको अगर हम वेलोसिटी दें तो वेलोसिटी देने पर ये कहाँ जाना चाहेगा, इस सिस्टम से बाहर जाना चाहेगा। अब सिस्टम से बाहर किधर जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, इस माइनस क्यू चार्ज को मिनिमम कम से कम इतनी वेलोसिटी दें ताकि हमेशा के लिए सेंटर से अनंत तक पहुंच जाए। अनंत मतलब कि इन सभी चार्ज के प्रेम मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे हमेशा के लिए फ्री हो जाए। तो आज के टाइम में तुम्हें इसको लेके नहीं जाना कि इसको ऐसे उठाओ और इन्फाइनाइट तक छोड़ के आओ, ऐसा नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, इसको एक काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करनी। अब तुम बताओ, यही तो अप्लाई करोगे तुम, जो मैं इस चार्ज को लेके गया था ना, अब आज के टाइम में ये वाला फोर्स तो ज़ीरो हो गया, ये वाला वर्क ज़ीरो, केवल ये वर्क बचेगा। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करें बताओ, हम ये लिखेंगे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, केवल यहाँ पर एक ही फोर्स है ना, बराबर किसके भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब इस चार्ज को हमें जस्ट कहाँ तक पहुँचाना भाई, इन्फानाइट, मतलब कि जब इन्फानाइट पर पहुँच जाए तो इसकी जो रफ्तार है ना फाइनली कितना हो जाए भाई, ज़ीरो, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए, जस्ट ज़ीरो हो जाए। मतलब कि जब ये दूर जा रहा होगा ना तो सभी चार्ज जो क्यूब के कॉर्नर वाले चार्ज ना सभी इसको अंदर अपनी की तरफ ये खींच रहे होंगे, लेकिन ये इसके पास वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी जब तक ख़त्म नहीं होगी ना तब तक तो दूर जाएगा ये। और एक बार इन सभी का जो प्रभाव है, मान लो ये बाउंड्रीज यहाँ पर इनका क्षेत्र यहाँ तक बन रहा था, प्रभाव यहाँ तक बन रहा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँचा दो तो क्षेत्र की जो बाउंड्री ना उस पर जस्ट पहुँच गया। अब पहुंच गया ना तो फिर ये वापस नहीं आ सकता है। अगर इस बाउंड्री जस्ट पहले रुक गया यहाँ पे तो गारंटीड सब मिलकर फिर से क्या करें, इसको खींच लेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको कम से कम एक मिनिमम जो वेलोसिटी है ना वो प्रोवाइड करना ताकि जस्ट यहाँ तक पहुँच सके, मतलब कि इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए, ज़ीरो के बराबर। तो तुम्हें क्या करना है, अब ये बताओ, ये क्वेश्चन तो हो गया, ये प्लस क्यू था, मेरा वर्क कैसा था, निगेटिव, और ये माइनस क्यू होता तो मेरा वर्क कैसा बन जाता, पॉजिटिव, और ये जो कंजर्वेटिव फोर्स था इसका वर्क कैसा बन जाता, निगेटिव। बोलो, तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा इतना ही रहेगा, बट ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का के क्यू स्मॉल क्यू इंटू 16 बाई क्या a√3 बराबर किसके भाई, फाइनल मतलब कितना, ज़ीरो, के ए फाइनल ये हो गया ज़ीरो, माइनस के ए इनिशियल कितना, हाफ mv²। ठीक है, अब तुम एक काम करो, इसमें से के इनिशियल को तुम क्या लिख लो, हाफ mv², और जो v होगा ना दैट इज़ v मिनिमम, उसको निकाल लो यहाँ से। तो कुल मिला के देखो, ये माइनस से माइनस v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो v मिनिमम होगा ना इस केस का, v मिनिमम आएगा तुम्हारा हाफ mv² यहाँ पे लिखते हैं, इमेजिन करो ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, दो यहाँ पर जो लिखते हैं आप यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, क्या बन जाता, 32 के क्यू बाई में क्या भाई, ma√3 इस पूरे का रूट। अब क्वेश्चन देखो, शुरू क्या किया था हम लोगों ने कि सेंटर का पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, इसका यूज़ कहाँ पर किया हमने, वर्क डन इन मूविंग चार्ज कैपिटल क्यू फ्रॉम सेंटर टू इन्फानाइट, वर्क डन आ गया। फिर इसका यूज़ कहाँ पर किया भाई, हमने यूज़ किया कि माइनस क्यू चार्जेस को हम कम से कम कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करें ताकि ये हमेशा के लिए कहाँ पहुँच जाए, इन्फानाइट पे। बात समझ में आ रही है? तो एक मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको ही पकड़ा आपने, और इससे तुमने क्या ढूंढ लिया, वर्क डन, फिर इससे क्या ढूंढ लिया तुमने, मिनिमम वेलोसिटी।
तो ये होता है कंपटीशन। एक बार इसको देख लो अच्छे से। कुछ बेहतरीन टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे पोटेंशियल के, और आज पोटेंशियल के टॉपिक हम लोग फिनिश कर लेते हैं। फिर इसके बाद बचेगा हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनिश। चल इसको नोट कर लिया होगा। एक टॉपिक जो देखिए क्वेश्चन बढ़िया लेवल के बनाता है नीट और जेईई दोनों में, उस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं। और टॉपिक हम लोगों का रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई मतलब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी मतलब पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए वैसे तो इसको हम डायरेक्ट तो लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फील करके लिखो कि कैसे फार्मूला बना होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई क्यू चार्ज है, ये है ना, और इस क्यू चार्ज का जो पोटेंशियल है हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है। ये क्यू चार्ज पोटेंशियल कहाँ तक बनाएगा भाई? इनफाइनाइट, है ना। ये मान लो पॉइंट तुम्हारा इनफाइनाइट का है, जहाँ पर ये चार्ज पोटेंशियल कितना बनाएगा? वी इनफाइनाइट पर 0। अब याद करो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर का जो डेरिवेशन था, उस डेरिवेशन में ही तुम्हें जा कर के वापस, जैसे मान लो हमारे पास इस पाथ का हम ऐसे चल रहे हैं, जैसे मान लो अच्छा ये प्लस का चार्ज है, फील्ड कहाँ बनाएगा? अपने से दूर, मतलब रेडियली आउटवर्ड, है ना। प्लस क्यू चार्ज होता है ना, फील्ड चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड। तो अब ये बताओ फील्ड कहाँ बन रही? आउटसाइड, ऐसे कुछ बन रही फील्ड रेडियली आउटवर्ड। ये है फील्ड की डायरेक्शन। और हमारे पास मान लो कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है या क्यू नॉट है, उस क्यू नॉट को ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी है, बहुत छोटा सा, मान लो इस पूरे पाथ का एक छोटा सा सेगमेंट, इतना छोटा कि आप इसको एक पॉइंट मान सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा सेगमेंट। अब इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कहाँ होगी भाई? बाहर की ओर होगी। हम एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ला रहे हैं, तो लाने में क्या कुछ वर्क करना पड़ेगा? सोचो, अगर ये मान लो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट हमारा, और इस इनिशियल पॉइंट पर क्यू नॉट को हम ए से बी लेके आ रहे हैं, तो इसको लाने में कुछ वर्क को करना पड़ा होगा। अब चूँकि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, तो एक छोटा सा वर्क करना पड़ा, तो उस वर्क को हमने नाम दे दिया dw। ठीक है, ये जो पाथ है ना हमारा, ये इसको हमने मान लिया dr। क्या मान लिया इसको? dr। ठीक है, और इस dr डिस्प्लेसमेंट का जो वर्क है उसको हमने मान लिया dw। याद करो। अच्छा, इस क्यू नॉट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस क्यू चार्ज ने बनाया होगा, उसके थ्रू जो फोर्स अप्लाई हुआ होगा, चार्ज है, फील्ड है, तो चार्ज पर फील्ड क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। प्लस चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज तो फील्ड के अपोजिट। ये फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो जिस डायरेक्शन में फील्ड क्या, उसी डायरेक्शन में इस क्यू नॉट चार्ज पर एक फोर्स लग रहा होगा। कितना भाई? क्यू नॉट इंटू ई। ये तो फील्ड हो गई ना, इस ई की प्रेजेंस में इस क्यू नॉट पर फोर्स कितना लग जाएगा? क्यू नॉट इंटू ई लग जाएगा। अब ये बताना, तुमने शायद ऐसे पढ़ा होगा। अच्छा, अगर हम इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना चाहते तो हमें इतना ही फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? अंदर की तरफ। भाई ये जो अंदर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसका नाम क्या होता है? एफ एक्सटर्नल फोर्स। याद आ रहा कुछ? एफ एक्सटर्नल, और ये है एफ इलेक्ट्रिक। ये जो क्यू नॉट इंटू ई है, इसको हमने क्या नाम दिया है? एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एफ इलेक्ट्रिक। तो ये बताना डी डब्ल्यू कितना होगा? एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटू इनके बीच का भाई एंगल कितना? कॉस 0 डिग्री। या तुम क्यू नॉट इंटू ई, जो बाहर फोर्स लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट अंदर हो रहा। ठीक है, हम मतलब कुल कहना ये चाहते हैं कि हम फील्ड की डायरेक्शन के
अपोजिट चल रहे, फील्ड हमारी राइट हैंड साइड है और चल कहाँ रहे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप चाहो तो एफ एक्सटर्नल का जो वैल्यू है नेगेटिव टाइम्स ऑफ क्यू नॉट इंटू ई बन जाएगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, कॉस 0 1 हो जाएगा। फाइनली कितना बन गया भाई, डी डब्ल्यू। अब तुमने एक फार्मूला और पढ़ा होगा पोटेंशियल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने एक फार्मूला ये पढ़ा था कि अगर हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाना पड़ेगा, ठीक है। तो शायद आपको याद आ रहा हो कि भाई अगर हम देखो डब्ल्यू ए बी लिख लें और चार्ज हम क्यू नॉट लेके आ रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई, वी बी माइनस वी ए। क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाने में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा दैट इज़ वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये जो डिफरेंस है क्यू नॉट है ये किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू ए बी के। और ये डब्ल्यू ए बी क्या बहुत छोटा वर्क है, तो आप इसको सिंपल क्या लिख लो, डी डब्ल्यू, है ना। जब डी डब्ल्यू आप लिखेंगे इसको तो जो पॉइंट हमारे ना बहुत नज़दीक हैं और इतने नज़दीक है ना कि जो डिफरेंस होगा ना बहुत कम, पोटेंशियल का डिफरेंस ये और ये दोनों बहुत नज़दीक है, मतलब कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब जब पोटेंशियल के डिफरेंस बहुत कम होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं भाई, उसको हम लिखते हैं डी वी। तो डी डब्ल्यू बराबर कुछ, डी डब्ल्यू बराबर कुछ, कुछ बराबर कुछ, मतलब फाइनली आप यहाँ से इसको ये लिख सकते हैं माइनस का क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर बराबर क्यू नॉट इंटू डी वी। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को ख़त्म कर दिया तो हमारे पास फंक्शन क्या बचा, माइनस का ई इंटू डी आर बराबर में डी वी, ठीक है। अच्छा ये बताना पोटेंशियल क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है और फील्ड क्या भाई, वेक्टर, डी आर क्या है, वेक्टर। तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर में क्या, डी वी। चूँकि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर कब बनेगा, जब इनका क्या बन रहा होगा, डॉट प्रोडक्ट। बात है समझ में। वैसे तो ये हमने ऐसे बता दिया लेकिन जो मेन फार्मूला हमारा है वो ये वाला है। अब जो ये माइनस का इंटू डी आर है, नीट वाला जो एग्जामिनर होता है ना वो थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन उठा लेता है कि जहाँ पे बच्चा कोई उम्मीद भी नहीं करता कि शायद यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, आपने पढ़ रखा सारा कुछ, उसने पूछा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स ऑप्शन फ्लक्स, पोटेंशियल, फील्ड, फोर्स, ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आंसर क्या टिक करोगे, पोटेंशियल। क्या टिक करोगे, पोटेंशियल। ई इंटू डी आर जो यहाँ पे लिखा गया ना, इस चीज़ को समझना, तुम्हें एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा। ई इंटू डी आर मीन्स लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पूरा लिख लेना, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और वो हमेशा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल के। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा फार्मूला जो हमारे पास है माइनस का इंटू डी आर में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस का डी वी ओवर डी आर, नेगेटिव टाइम्स ऑफ डी वी अपॉन डी आर। अब इसको लोग डबा वी अपॉन डबा आर ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डी वी अपॉन डी आर बोलो। अब ये बताना माइनस साइन यहाँ पे क्या शो करता है, एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि फार्मूले में जो नेगेटिव साइन हमारा, इसका मकसद क्या, इसका पर्पज़ क्या, ये बताना क्या चाहता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग। नेगेटिव साइन जो ये वाला है ना, नेगेटिव साइन इस चीज़ को बताता है कि फील्ड की दिशा में, फील्ड राइट हैंड साइड और हम कहाँ चल रहे हैं, फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये पॉइंट कम पोटेंशियल, ये पॉइंट ज़्यादा पोटेंशियल, और फील्ड की दिशा में चलो ये ज़्यादा पोटेंशियल, ये कम पोटेंशियल। तो एक चीज़ यहाँ से ये मतलब आपको इसका कंक्लूज़न निकालना है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अलोंग द
डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। नेगेटिव साइन क्या बताएगा? फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है। उसको लॉजिकली भी आप देखो, इस क्यू चार्ज का यहाँ का पॉइंट ज़्यादा दूरी पर तो है नहीं, मतलब ये जो गैप है ना ये कम दूरी पर है, और ये वाला जो पॉइंट हमारा ज़्यादा दूरी पर है, तो यहाँ का पोटेंशियल इस चार्ज के द्वारा ज़्यादा बनेगा और यहाँ पोटेंशियल कम। तो हम देखो अगर B2A चलें तो फील्ड की डायरेक्शन में, तो फील्ड की डायरेक्शन में जब भी आप चलोगे ना पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? घटेगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसको आप याद कर लो, जैसे राष्ट्रगान याद करते हैं ना, अब पता नहीं कुछ बच्चों को शायद याद भी ना हो, तो नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे लिखना। ठीक है, कुछ और इसमें से जो ये वाला टॉपिक है ना, इसी से हम देखो और कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे हमारे हाथ में एक फार्मूला है जो काम का है, माइनस का dV/dr। इस फार्मूले से बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, आपको छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल का फंक्शन 2xy प्लस x²y z ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, फंक्शन कुछ भी दे सकता है, तो हमने अपनी तरफ से ऐसा कुछ फंक्शन मान लिया है। अब v x y दोनों पर, x y z तीनों पर डिपेंडेंट है। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट अगर आप चेंज करोगे ना तो v क्या होगा? यहाँ पे चेंज होगा। मतलब क्या निकला कि v यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं, कैसा है? वेरिएबल है। v कैसा है? वेरिएबल है। अब तुम ये बताओ, v वेरिएबल है तो v को वेरी किसने किया होगा? अगर v वेरी कर रहा तो इसको वेरी करने वाला कोई ना कोई तो होगा। आप अगर यहाँ से देखो ना, ये माइनस का dV/dr क्या बता रहा कि जब कभी हमारे पास पोटेंशियल का फंक्शन दिया होगा, उस पोटेंशियल के फंक्शन को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कुल मिला के अब तुमसे कहें किसी पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी कर रही है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी कर रही है, मतलब कि गारंटीड उस पार्टिकल पर क्या लग रहा होगा? एक एक्सेलरेशन। तो वो जो चीज़ ना वो बहुत कॉमन सी होती है कि अगर हमने कहा कि वेलोसिटी वेरी कर रही है मतलब एक्सेलरेशन होना 100% है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हमने कहा कि पोटेंशियल वेरी कर रहा, तो पोटेंशियल वेरी करना मतलब गारंटीड इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फील्ड। फील्ड की जो प्रेजेंस है ना उसको श्योर करना, मतलब पोटेंशियल का वेरिएशन। तो पोटेंशियल अगर वेरी कर रहा है मतलब गारंटीड यहाँ पर फील्ड है, और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल वेरी करेगा, अगर x में वेरी किया तो x में फील्ड होगी, y में वेरी किया तो y में फील्ड होगी, z में है तो z में फील्ड होगी। मतलब जिन जिन डायरेक्शन में पोटेंशियल वेरी करेगा उन डायरेक्शन में क्या होगी? फील्ड होगी। फील्ड वेक्टर है, तो आप एक साथ तीनों डायरेक्शन का फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका तरीका आपको बता रहे हैं केवल। तो एक बात तो तय हो चुका है कि यहाँ पर जो फील्ड हमारा एक्स वाई जेड तीनों में है, चूँकि पोटेंशियल वेरी अलोंग एक्स वाई जेड है ना, तीनों डायरेक्शन में पोटेंशियल वेरी कर रहा। तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आप बताओ 1,1,1 इस पॉइंट पर आप बताना कि टोटल फील्ड जो है ना उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल फील्ड आएगी वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों की आएगी। तो आप एक साथ तीनों फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि भाई आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है? ई एक्स, फिर कैलकुलेट करना होगा ई वाई। ई एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे माइनस का डी वी ओवर डी एक्स। ई एक्स कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और साइड में इस चीज़ को लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर एज्यूम किया जाता है, जम्पशंस होते हैं कि जो वाई और जेड के कोऑर्डिनेट है ना उनको हमने कांस्टेंट मान लिया, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। ठीक है, वाई और जेड हमने क्या मान लिया? कांस्टेंट। तो हमने क्या करना है कि केवल अब इस चीज़ को यहाँ से हटाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो वैसे फार्मूला हमारा मेन है ना, ये इसको याद रखना है अभी।
तो अब जैसे देखो इस वाले चीज़ को हम डिफरेंशिएट करके दिखा दे रहे हैं, या पहले आप इसका तरीका सीख लो। ई वाई हमें कैलकुलेट करना अलग, तो डी वाई ओवर डी वी ओवर डी वाई, ठीक है, निगेटिव साइन। और साइन में क्या लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर वाई जेड है तो यहाँ पर एक्स एंड जेड ये हमने क्या मान लिया है, कांस्टेंट, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करवा देंगे, सिमिलर वैरायटी के न्यूमेरिकल मिलते रहते हैं, तो आप इसको एक बार समझ लो, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता इस पर। वैसे कि बेसिक मैथ का अवकलन, समाकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आना चाहिए। माइनस का डी वी और डी जेड, अब साइड में क्या लिखोगे तुम, वाई एंड एक्स क्या भाई माना जाए, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब जैसे यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। फिर जैसे हम कहें कि हमारे पास यही फंक्शन था, इसके थ्रू इस वाले पॉइंट पर ये जो कोऑर्डिनेट है 1,1,1 इस पर हम फील्ड फाइंड आउट करना है। तो तुम देखो ई एक्स, अब जिनका बेसिक मैथ बढ़िया है, एक काम करते हैं, फंक्शन की शक्ल थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस वाई इंटू जेड ऐसे कुछ और मान लेते हैं, ठीक है, वाई इंटू जेड, या उतने से ही काम चल जाता, ठीक है। चलो या तो इसको, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, चलो ठीक है, ये फिर ज़्यादा कैलकुलेशन तरीका तो पता ही चल जाएगा ना कुल मिला के। ए एक्स का मतलब क्या है, माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब ये जो एक डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं आपके लिए, देखो डी और डी एक्स, फंक्शन क्या 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड। इसमें y और z क्या मानना तुम्हें, कांस्टेंट, तो y को ज़रा सा भी टच नहीं करना तुम्हें, x को डिफरेंशिएट कर लो। चलो बताओ, माइनस साइन फार्मूले के बाहर रखना आपको, x को डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, तो क्या ये 2 इंटू वाई हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x इंटू वाई इंटू जेड आ जाएगा, ठीक है। अब चूँकि ये जो पॉइंट है ना हमारा 1,1,1 मतलब कि x1 y1 z1 भी क्या हमारा 1 है, तो यहाँ पर x y रखो 1, x रखो 1, y रखो 1, z रखो 1, तो फाइनली क्या बन गया बताना, 2, और ये कुल मिला के ये 2 के साथ कोई भी नहीं, मतलब कि 1 का कितने बार भी मल्टीप्लिकेशन करते चले जाओ, 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, फाइनली कितना बन गया भाई 2, मतलब कितना आ गया -4 वोल्ट पर मीटर, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, ऐसे तुम ई वाई कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ई वाई हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ई वाई कितना बोलो, ई वाई आ जाएगा तुम्हारा, वाई को डिफरेंशिएट करना है तो माइनस साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड, ठीक है। अब x और z के जो वैल्यू है ना कोऑर्डिनेट के, वो यहाँ पे रख लो, कितना भाई 1 1, तो फाइनली कितना हो गया इस बार ये -3, अरे यहाँ पे 2 और यहाँ पर केवल 1 बचा होगा, -3 वोल्ट पर मीटर। ऐसे तुम EZ कैलकुलेट कर लो, EZ कितना आ गया भाई बोलो, EZ मतलब इस बार तुम इस XY को तो कांस्टेंट मान लिए, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, इसमें Z है, Z को डिफरेंशिएट करो 1 आ जाएगा, तो केवल बचा फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक, केवल इतना बचा। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू 1, y का 1, तो फाइनली यहाँ पर -1 वोल्ट पर मीटर। तो जो टोटल फील्ड का जो x कंपोनेंट है -4, y कंपोनेंट 3 और z कंपोनेंट -1 है, ठीक है। अब ये नहीं करना तुम्हें कि टोटल फील्ड कैलकुलेट करना, तो -4 -3 -1, ठीक है, तो माइनस काट लिख के चले आओ, गलत होगा आंसर। फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर के तरीके से ही जोड़ना है। तुम टोटल जो फील्ड वेक्टर होगा उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZK कैप, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद तब तुम डायरेक्ट जोड़ सकते हो, मतलब कुल मिला के ये सदिश योग हो गया, वेक्टर सम हो गया। अब बताना EX कितना भाई, -4i कैप
-4 आई कैप माइनस, चूँकि प्लस है और जे कैप में फाइनली जब यहाँ पे देखो माइनस का 3 है ना, तो माइनस का 3 जे कैप हो जाएगा माइनस का के कैप, ये ई टोटल इन वेक्टर फॉर्म। अब इसका मैग्नीट्यूड तुमको निकालना है, मीन्स आई कैप जे कैप के कैप हटाना है। मतलब इसको हटाने के लिए क्या करना भाई, इंडिविजुअल का स्क्वायर फिर पूरे का अंडर रूट, मतलब -4 का स्क्वायर बोलो प्लस हो -3 का स्क्वायर प्लस हो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना भाई यहाँ पर -1 तो -1 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 16 प्लस हो 9 प्लस हो 1 तो रूट ऑफ 26। फाइनल आंसर इज रूट 26 वोल्ट पर मीटर, ये टोटल फील्ड। अब ऐसे क्वेश्चन देखो कितने भी आ जाएं, अब आपको हम टाइम पास करना चाहते हो आप, तो आपको हम क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास फील्ड जो है ना इक्वल टू 16/x, एक्स स्क्वायर लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी फंक्शन मान लो, ठीक है, v बराबर, ठीक है, v इक्वल टू 16/x स्क्वायर। तो हमसे पूछा कि जो फील्ड है ना ई एट 1,0,0। अब चूँकि फील्ड जो पोटेंशियल है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स चेंज करने पर चेंज हो रहा, मतलब कि फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, एक्स एक्सिस में। अब प्लस एक्स में है कि माइनस एक्स में है वो भी तुमको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, अच्छा तो ई एक्स कितना हो जाएगा देखो माइनस का dv/dx, तो निगेटिव साइन तो बना रह जाएगा यहाँ पे देखो अभी ddx 16/x स्क्वायर, तो जो बाई एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, तो मतलब 16 इंटू एक्स की पावर -2, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब 16 तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, -2 को डिफरेंशिएट करो, पावर मल्टीप्लाई करो, पावर से को कम कर लो, तो इसे कि आगे हम लिख रहे हैं देखो, तो -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली कितना बन जाएगा 32, और पावर से कम करना है, एक्स की पावर क्या बन जाएगा -1, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 मान लिया, 2 मान लिया, कुछ भी मान लो, तो ई एक्स बराबर 32/x ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब x का वैल्यू यहाँ से पुट करो कितना भाई 1, तो 32 वोल्ट पर मीटर, और ये फील्ड कहाँ पर है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको नोट कर लो आप, इसको नोट करिए, फिर इसमें ही एक टॉपिक और कवर करते हैं हम लोग। चलिए इसको नोट कर लिया होगा। अभी जो फार्मूला आपने देखा इक्वल टू माइनस का dv/dr, उसी में एक और अच्छा फार्मूला निकल के आता है। एक तो डिफरेंशियल फॉर्म हो गया ये, जहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। अब जैसे फील्ड का फंक्शन दिया हो, तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, तो कुल मिलाकर करना क्या होगा, इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन उसका भी देख लो। अब क्वेश्चन देखो, जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है ना, तो क्वेश्चन आप कितने भी बना सकते हैं। वैसा नहीं कि हम देखो क्वेश्चन यहाँ पे रट रहे हैं या फिर सामने कोई पेन पन्ना वन्ना खोल के बैठे हैं, फिर उससे हम क्वेश्चन आपको देख देख के करवा रहे हैं। चूँकि हमें पता है क्वेश्चन हम कितना भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, है ना। अब जैसे मान लो कोई हमारे पास एक पोटेंशियल का वेरिएशन दिया था, फील्ड हमसे पूछा, आज की डेट में क्या किया, फील्ड का फंक्शन दे दिया, ठीक है। फील्ड हमको दिया क्या मान लें, चलो 2x स्क्वायर प्लस हो, और क्या माना जाए, और मान लेते हैं यहाँ पे इसको 3x स्क्वायर लिख लो, अच्छा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो हमसे पूछा इन्होंने पोटेंशियल
2 पॉइंट हमने मान लिया, पॉइंट ए और एक हमने मान लिया पॉइंट बी, ठीक है। और ए का अगर पोटेंशियल, ए का जो पोटेंशियल है जो कि हमारे पास ये है कहाँ पर, एक्स बराबर मान लो है 2 पर, ठीक है। और ये हमारे पास x इक्वल टू बी पॉइंट हमारा जो है ना x इक्वल टू मान लो 4 पे, ठीक है। अगर a का पोटेंशियल अब तुम कुछ भी मान लो भाई, क्वेश्चन में तुम्हें कुछ भी बनाना है, तुम प्लस मान लो, जीरो मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तुम्हें मानने का मन है तो तुम इसको प्लस का 2 मान लो, फिर माइनस का 2 मान लो, फिर जीरो मान लो, कुछ भी मान लो। तो हम इसको क्या मान ले रहे हैं, प्लस का 2 वोल्ट। तो हमसे ये पूछा इन्होंने, बताओ बी का पोटेंशियल कितना, बी का पोटेंशियल कितना। तो अभी तक हमारे पास वोल्टेज का फंक्शन था, पोटेंशियल का, तो उससे फील्ड याद करना था, फील्ड कैलकुलेट करना था। आज फील्ड हमको दे दिया है, क्या कैलकुलेट करना है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल। तो तुम एक फार्मूला भी जस्ट लिखे हो भाई, माइनस का इंटू डी आर बराबर क्या था, याद करो, ये था डी वी, ठीक है। अब तुम्हें डिफरेंशियल फॉर्म में जो लिखा था इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, जब पोटेंशियल तुम्हें कैलकुलेट करना होगा ना, तुम्हें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। पोटेंशियल से फील्ड मतलब डिफरेंशिएशन और वापस आना तो इंटीग्रेशन, ठीक है। और हमें कहाँ से कहाँ चलना है, ए से बी, तो ए का पोटेंशियल वी ए और बी का पोटेंशियल बोलो वी बी। ई का फंक्शन क्या देखो, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल लो, 3x² + 2x + 4। अब जैसे यहाँ पे देखो ये ई का वेरिएशन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो थी नहीं कि भाई x है कि y कि z है, तुमने इसको सिंपल क्या मान लिया था r। आज की डेट में x में फील्ड है ना, x में फील्ड वेरी कर रही है, तो अब dx की जगह पर dr की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, dx, dr की जगह पे dx बराबर क्या लिखें बोलो, dv का इंटीग्रेशन v लिमिट, अब डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं भाई vb माइनस va। चलो बताना, x² का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 2 से 4, मतलब लिमिट हमारी 2 से 4 है, ठीक है। मतलब बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन, 3x³/3 प्लस 2x²/2 प्लस 4, और लिमिट क्या चलेगा भाई 2 to 4। आप चाहो माइनस साइन उस साइड भेज लो, इसको लिख लो तुम वी ए और इसको लिख लो माइनस का वी बी, ठीक है। चलो बताओ, ये 3 से 3 उड़ा दो, ये 2 से 2 उड़ा दो, है ना। तो क्या बचा फंक्शन फाइनली हमारे पास, वी ए माइनस वी बी बराबर कितना भाई, x³ प्लस x² प्लस इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी, यहाँ पर 4 का इंटीग्रेशन 4x, ठीक है 4x। यहाँ पे डाटा रख लो, कितना बन गया 4x, और लिमिट इसकी चढ़ाइए 2 से 4, अपर लिमिट, फिर माइनस क्या करना तुम्हें लोअर लिमिट, बाकी कैलकुलेशन बचा केवल, है ना। जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर पहले क्या रखना 4, फिर माइनस में जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर क्या रखना 2। वी ए तुमको दिया है, वी बी यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, सुन में आ रही बात, तो यहाँ से आप वी बी कैलकुलेट कर लेना। अब जैसे मान लो थोड़ा सा जेई पर भी चर्चा कर ली जाए, मान लो हमारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें फील्ड का वेरिएशन ए वेक्टर बराबर xi कैप प्लस yj कैप, ऐसे कुछ दे रखा है, फील्ड x में भी वेरी कर रहा है और साथ में y में भी। तो हमसे पूछा कि जो पॉइंट ए हमारा 1,1,1 और पॉइंट बी हमारा 2,2 लिख लो चाहे 3 लिख लो, ठीक है। तो हमसे पूछा कि जो वी ए माइनस वी बी है ना, वो बताओ कितना होगा, ठीक है, वी ए माइनस वी बी। तो तरीका ये है तुम्हारे पास,
अब देखो यहाँ पर फील्ड x में थी तो यहाँ पर dx लिख लिया, फील्ड यहाँ पर x y दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखो आपको ये चीज़ बताई थी उस टाइम पे कि हम फील्ड को ऐसे लिखेंगे माइनस का e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है, माइनस साइन बराबर क्या था ये भाई dv था, ठीक है। अब एक तरीका देख लो यहाँ पे e वेक्टर हमारे पास क्या है, ये चीज़ ex है और ये वाली चीज़ क्या है ey, तो आप इसको ex आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, अब डी आर वेक्टर जो बना हमारा एलोंग एक्स एलोंग वाई दोनों में बन गया, तो आप इसको सिंपल क्या लिखते हैं, डी आर वेक्टर को डी एक्स आई कैप, ये डॉट मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस डी वाई जे कैप बराबर क्या लिख लें भाई इसको डी वी। अब डॉट का मतलब क्या होता है, आई का ए से मल्टीप्लाई, जे का जे से, तो ई एक्स डॉट डी एक्स, तो ई एक्स इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन प्लस ई वाई इंटू डी वाई और इसका इंटीग्रेशन बराबर क्या लिखा जाए भाई डी वी। कहाँ से कहाँ चलना है तुमको, ए से बी चलना है, तो कुल मिला के इसको अलग इंटीग्रेट करना है इस चीज़ को अलग, इसका लिमिट 1 to 2 और इसका 1 to 3 2 ये भी हालांकि, तो 1 से 2 ये वाला लिमिट और 1 से 2 ये लिमिट हो गया। समझ में आ रही बात, इसको भी नोट कर लो। अब थोड़ा सा मान लो जेईई मेंस लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है, तो इसका भी नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो ये भी सब जेईई मेंस लेवल पर और नीट लेवल पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए इसको नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा एक फार्मूला और जो फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन था, एक तुम्हारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, और एक बड़े काम का फार्मूला, जब कभी फील्ड यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, तो उसके लिए क्या है ना कि हमारे पास एक अच्छा सा फार्मूला जो न्यूमेरिकल, अब सभी न्यूमेरिकल जो है ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस नहीं आएंगे, जब कभी हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो वहाँ पर फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन एक अलग तरीके से निकल के आता है। अब डायरेक्ट फार्मूला लिखने से अच्छा है ना कि आप इसको देख लो, जैसे मान लो उसी फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशन का ही अगला स्टेप है ये, ठीक है। ऐसे मान लो हमारे पास यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है, और जैसे पॉइंट हमने क्या माना था भाई ए माना था, और इसके जस्ट बगल में पॉइंट बी माना था। अब एक काम करते हैं हम लोग, ए और बी के बीच का जो गैप है ना वो ठीक ठाक मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ए पॉइंट हमारा ये है और बी पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। ये ऐसा नहीं बहुत कम गैप में है, ये इनके बीच के गैप जो है ना ठीक ठाक है ना। मतलब कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा ना एक बढ़िया वैल्यू लेके आएगा। पहले क्या था डिफरेंस बहुत कम, तो आपने उसको क्या लिख लिया डी वी, है ना। हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारा बी है। अब इस क्यू चार्ज की जो फील्ड है वो दाईं तरफ लग रही होगी, ठीक है। इससे अच्छा तुम एक काम करो, चूँकि जो फार्मूला होता है ना ये तब यूज़ करना होगा तुम्हें जब फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड हो, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसी फील्ड है ये, ठीक है, अलोंग राइट हैंड साइड ऐसे फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड। ये फील्ड कैसा भाई यूनिफॉर्म, ठीक है। अब एक बात तो हम जान चुके हैं, चाहे फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, फील्ड हमेशा पोटेंशियल को चेंज करने के लिए आता है, ठीक है। मतलब ए का फील्ड और ए का पोटेंशियल कम होगा, बी का ज़्यादा। रीज़न, फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है, ठीक है। तो फील्ड हमारी राइट हैंड साइड है ना, तो फील्ड की दिशा में फील्ड के डायरेक्शन में जो पॉइंट बाद वाला होगा वहाँ का पोटेंशियल कम होगा और पहले वाले पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अच्छा, अब ये बताना, अगर यहाँ पर कोई क्यू नॉट चार्ज है तुम्हारे पास, फिर से इस क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लाने के तुम्हारे पास कितने तरीके हो सकते हैं? ए से बी तक लाने के हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं? तो आंसर इनफाइनाइट, ठीक है। और उन सभी इनफाइनाइट रास्तों को जो वर्क होगा ना, गारंटीड आपस में क्या होगा भाई इक्वल होगा। वर्क डन
डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी भाई, कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप चाहे देखो सीधा निकल जाओ और चाहे आप इस पाथ पे ऐसे आ जाओ। तो हम मान लेते हैं ए से बी के बीच का जो गैप है ना हमने मान लिया डी, और ये जो डी है ना इस चीज़ को थोड़ा सा देखो, डी क्या है भाई, फील्ड की डायरेक्शन में। जो डी आपने गैप माना है ना वो कहाँ पर माना, फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि इस क्यू नॉट चार्ज पर जो फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी हमेशा अपनी डायरेक्शन में अप्लाई करेगी, और आप ऐसे चलोगे ना सीधा तो फील्ड इसी लाइन पर इसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करती चली जाएगी। और आप अगर मान लो कुछ ऐसा पाथ चूज़ किए कि जहाँ पर फील्ड है तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स अप्लाई कर रही है, लेकिन तुम जो पाथ चूज़ करो ना थोड़ा सा कर्व पाथ चूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कुछ अलग बनेगा, एंगल लगातार चेंज होता रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, ए से बी हम डायरेक्ट जाते हैं अलोंग दिस पाथ जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो डी है, जो पॉइंट हमारा ए और बी है ना, ये जो लाइन ना फील्ड की दिशा के अपोजिट है। समझ में आ रही बात। अब अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा, माइनस का इंटू डी आर बराबर क्या था भाई, डी वी। ठीक है, अब अगर पॉइंट बहुत नज़दीक है तो डी वी रहेगा, पॉइंट यहाँ पर बहुत दूरी पर है। तो ए का पोटेंशियल मान लो वी ए, बी का पोटेंशियल मान लो वी बी। तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट। ठीक है, फील्ड हमने क्या माना है, यूनिफॉर्म। फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो डी आर को इंटीग्रेट करना होगा। डी आर डी आर डी आर जोड़ो कितना भाई, डी के बराबर। तो माइनस का ई इंटू डी, डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना भाई, डी। और ए से बी चल लेना तो ए का पोटेंशियल वी ए और बी का भाई वी बी। तो डी वी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा फाइनली वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा वी बी माइनस वी ए। अब इस नेगेटिव साइन को दाईं तरफ भेजो तो क्या बन गया, प्लस का इंटू डी बराबर क्या भाई बना, वी ए माइनस का वी बी। ठीक है, अब ये जो वी ए माइनस वी बी है ना, इसको आप सिंपल वी लिख लो, जो फार्मूले की शक्ल है ना। थोड़ा अब ये ज़्यादा बोलना ठीक नहीं लगेगा कि वी ए माइनस वी बी बराबर इंटू डी, लेकिन वी बराबर इंटू डी बोलना बहुत आसान लग रहा, v बराबर इंटू डी, लेकिन वी ए माइनस वी बी बोलना थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा। तो सिंपल सा जो फार्मूला हमारा बना, इक्वल टू v बाई डी। अब इसमें जो d है ना इसको तुम्हें समझना है, d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। d का मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। d का मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, ये डी हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में, और वी का मतलब पोटेंशियल नहीं है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब जो पॉइंट हमारा ये है ना, ये इनिशियल ये फाइनल, तो इनिशियल टू फाइनल मतलब कि इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब जो पहले पॉइंट मिलेगा उसका पोटेंशियल पहले लिखो और जो पॉइंट बाद मिलेगा उसका पोटेंशियल बाद में। और डी हमेशा कहाँ पे रहेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस चीज़ को बेसिस मान करके, जैसे मान लो हमारे पास मान लो कि फील्ड की डायरेक्शन या फील्ड ऐसे डायरेक्टेड है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, ऐसे फील्ड ये यूनिफॉर्म फील्ड, और हमने ऐसे मान लो दो पॉइंट बना दिए, ऐसे दो पॉइंट, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, और ऐसे मान लो कि यहाँ पर कहीं हमारा एक पॉइंट यहाँ पर कहीं सी है। ठीक है, ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल क्या है भाई, थीटा। तो ए और बी के बीच का जो ये पाथ है ना, ये वाला, ये हमने मान लिया इनके बीच का जो गैप है ना वो डी है। ठीक है, हमें यहाँ पर तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ई कांस्टेंट है, हमें यहाँ पर पहले कैलकुलेट करना है वी ए
माइनस वी बी। दूसरी चीज़ कैलकुलेट करना हमें वी ए माइनस वी सी। और तीसरी चीज़ कैलकुलेट करना है हमें वी बी माइनस वी सी। ठीक है, फील्ड यूनिफॉर्म है। चलो आंसर मैच करना आप। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, फिर आप आंसर मैच करना। वी ए माइनस वी बी, जो हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें वी का मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। अब बताना क्या इसको हम पहले केस का सोल्यूशन है वी ए माइनस वी बी बराबर ई इंटू डी डायरेक्ट लिख लें भाई? हाँ बोलो, ई इंटू डी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। रीज़न कि डी जो यहाँ पर बन रहा है ना डी, इस डी का मतलब क्या था, फील्ड की डायरेक्शन में दो पॉइंट के बीच की दूरी। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये जो अच्छा बी पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल तो बराबर होगा, क्योंकि बी पॉइंट और सी पॉइंट फील्ड की डायरेक्शन में एक ही लेवल पर है। मतलब ये और ये दोनों एक ही लेवल पर है, मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, जितना फील्ड में जहाँ पर बैठा उसी लाइन पर ये वाला पॉइंट बैठा है। तो फील्ड के डायरेक्शन में कहीं पर दोनों आगे पीछे नहीं है, मतलब कि जो बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा आपका, वो पॉइंट सी के पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, अब तो हमें वी ए माइनस वी सी कैलकुलेट करना है और चाहे वी ए माइनस वी भी कैलकुलेट करना हो, दोनों बराबर हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे एक तुम्हारा कैलकुलेशन वी ए माइनस वी सी और वी ए माइनस वी बी दोनों सेम आएंगे आंसर, बिकॉज बी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो वी ए माइनस वी सी। लेकिन डी जो है ना, ये नहीं होगा, डी ये होगा। ये वाला डी कहाँ पर है, फील्ड की डायरेक्शन में। तो आप इसको क्या कहोगे भाई, ये जो लेंथ होगी ना, इसको हम क्या कहें, फील्ड की डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना, इस डी का ये टुकड़ा बन जाएगा तुम्हारा डी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर डी लिखें कि डी कॉस थीटा लिखें, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों आंसर पहला और दूसरा सेम आएगा। तीसरे का आंसर बोलना, तीसरे का आंसर क्या बनेगा? अरे तीसरे का आंसर जो बी का पोटेंशियल वही सी का, तो इनका डिफरेंस कितना भाई, ज़ीरो। वी बी माइनस वी सी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमारे पास दो फार्मूले, पोटेंशियल फील्ड के बीच के रिलेशन के दो फार्मूले। ये भी आपका बड़े काम का फार्मूला, कई चैप्टर में काम आएगा। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल काम आएगा, ये जब तक आप मान लो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे वहाँ पर भी काम आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आगे बढ़ोगे, कैपेसिटर की बात करूँ, ठीक है, ओम्स लॉ, या फिर आगे चल के जो आपके पास करंट वाले टॉपिक है वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। बस क्या है ना कि आपको याद रखना है कि V का मतलब क्या है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, और D का मतलब उन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी, बट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। समझ में आ रही बात? तो दो फार्मूले इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, और एक फार्मूला हमारे पास इक्वल टू वी बाई डी। वी का मतलब पोटेंशियल नहीं है, वी का मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए कुछ एक दो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। अच्छा, जो E का यूनिट है इक्वल टू V बाई डी से, V तो वोल्ट हो गया और D का मतलब मीटर, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बेसिक सा, फील्ड हमारी जो है ना वो एक्स एक्सिस में, ये हमने मान लिया 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर।
फील्ड राइट हैंड साइड 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अभी हम ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताएंगे। और हमारे पास कुछ ऐसे मान लो जाए ना, फिगर ऐसे कुछ बना दी हमने। ये जो ट्रायंगल ना, यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इसमें फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। और ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये मान लो हमारा सी पॉइंट है। ठीक है, चलो ये जो गैप हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिक ये बन गया भाई 5 सेंटीमीटर। और फील्ड ऐसे डायरेक्टेड है, देखो ये फील्ड जो है ना ऐसे पूरी स्पेस में। हम अगर कहें कि अगर ए पॉइंट का हमारा पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस का 2 वोल्ट है, तो बी का पोटेंशियल कितना होगा और सी का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, चलो स्क्रीन पॉज करो और इसका आंसर बताओ। चलो आंसर आ गया होगा। हमें क्या करना है, जो डी होगा ना हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में, डी हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में। तो आज के टाइम में हमने क्या किया, पॉइंट ए को फील्ड की डायरेक्शन में आगे लिख लिया है। तो आपको पढ़ना कैसे है, वी ए माइनस वी बी नहीं रटना है, आपको ये रटना है, रटना ही है आपको। तो बी पॉइंट इज़ द फर्स्ट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो ए पॉइंट है ना ये बाद में आ रहा। तो जो पॉइंट पहले आएगा उसको पहले लिख लो। ठीक है, जो पॉइंट पहले आएगा उसको पहले लिख लो वी बी, और जो पॉइंट बाद में आएगा फील्ड में उसको बाद में लिख लो। बराबर में इलेक्ट्रिक फील्ड और गुणा इन दो पॉइंट के बीच का जो गैप है ना फील्ड की डायरेक्शन में कितना है भाई, 3 है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये मतलब बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें जो है ना कि ए पॉइंट माइनस बी पॉइंट ऐसे रटना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रटना भी है तो कैसे रटोगे, फील्ड में पहला पॉइंट बी है और आखिरी पॉइंट ए है। तो पहला पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट, कुल मिला के इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल फील्ड में माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल फील्ड में, बराबर किसके, इनटू डी। और डी हमेशा क्या होगा, उन दो पॉइंट के बीच की दूरी फील्ड की डायरेक्शन में। अब बताओ बी का पोटेंशियल तुमको चाहिए, ए का पोटेंशियल कितना दे रखा, माइनस का 2 वोल्ट। ठीक है, ई का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और गुणा कितना करें भाई 3, तो ये कितना हो गया 30 वोल्ट बनेगा। सेंटीमीटर यूनिट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ये जो हमारे पास कितना माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, फिर उस साइड गया तो माइनस। तो बी का पोटेंशियल कितना भाई, बी का पोटेंशियल कितना बोलो, -2 बनेगा उधर जाके, तो प्लस का 28 वोल्ट। अब जो पोटेंशियल सी का वही पोटेंशियल ए का हो जाएगा, जो पोटेंशियल ए का वही पोटेंशियल सी का हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे हमें सी के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की आवश्यकता है ही नहीं है। आप इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे, माइनस का 2 वोल्ट। ठीक है, अब देखो आंसर सही गलत है, थोड़ा सा इसको हजम करना मतलब हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत कर जाए। तो ये एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पर फिट कर लो, फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल हमेशा घटेगा। ठीक है, अब अगर बी पॉइंट फील्ड में पहले ए पॉइंट फील्ड में बाद, मतलब बी का पोटेंशियल ज़्यादा ए का पोटेंशियल कम, और ये जो 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर फील्ड है ना, ये पता क्या बताएगा कि फील्ड की डायरेक्शन में हर 1 सेंटीमीटर चलने पर वोल्टेज 10 वोल्ट कम होता जाएगा। फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटेगा, किस रेट से घटेगा ये कौन डिसाइड करेगा, फील्ड। और फील्ड का वैल्यू देख करके हम ये बता सकते हैं कि एवरी सेंटीमीटर पर वोल्टेज कितना कम होता जाएगा। तो देखो 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब क्या है, हर 1 सेंटीमीटर चलने पर वोल्टेज कितना कम होगा, 10 वोल्ट। अब बताओ यहाँ पर अगर -2 लिख दिया जाए तो इससे पहले ये जो पॉइंट कितना आगे 3 सेंटीमीटर। अब ये बताना कि इधर से चलने पर, इधर से फील्ड के अपोजिट चलने पर हर 1 सेंटीमीटर चलने पर कितना बढ़ेगा, 10 वोल्ट।
तो 1 सेंटीमीटर जब चलोगे तो कितना बढ़ गया 10 वोल्ट। अब जहाँ पर बैठे तो वहाँ पर पहले से कितना था -2, तो 10 तो बढ़ा, लेकिन उसमें -2 और ऐड करो, कितना बन गया 8। बोलो अगले 2 सेंटीमीटर में चलोगे ना तो और कितना बढ़ जाएगा 20, तो टोटल कितना बढ़ गया होगा बी का 28। ऐसा आप समझो कि जो ए पॉइंट ना यहाँ पर आपके पास -2 रुपये, माइनस के 2 रुपये, और हर 1 सेंटीमीटर चलने पर आपको 10 रुपये मिल रहे। अगर यहाँ पर 0 पैसा होता तो हर 1 सेंटीमीटर चलने पर आपका 10 रुपये बढ़ता जाता, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा बोलो 30 रुपया। लेकिन माइनस में बैठे हो ना तो -2 और कर लो, कितना बढ़ गया टोटल पैसा 28 रुपये। तो आंसर सही हमारा, समझ में आ रही बात। तो फील्ड का जो वैल्यू होगा ना, उस वैल्यू को देख करके हम ये बता सकते हैं कि एवरी सेंटीमीटर या एवरी मीटर में, अब जैसे यहाँ पर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर करें, अगर मीटर में तो हम ये कहते हैं कि हर मीटर चलने पर वोल्टेज इतना घटेगा इतना बढ़ेगा। घटने का मतलब कि फील्ड की दिशा में, बढ़ने मतलब फील्ड के अपोजिट। बात है समझ में। तो ये क्वेश्चन भी नोट करिए।